हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 10th का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर तक हमने जो आपका साइंस सब्जेक्ट है इसके चैप्टर्स कंप्लीट किए थे। आई होप आपको सारे चैप्टर्स समझ में आए होंगे। आज से हम इसके कुछ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, अब हम चलते हैं अपने स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो बच्चों, आज का आपका पहला क्वेश्चन है, द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड्स ट्रू फॉर, यानी परावर्तन का नियम सत्य है। पहला ऑप्शन है प्लेन मिरर ओनली, यानी केवल समतल दर्पण के लिए। दूसरा है कॉनकेव मिरर ओनली, केवल अवतल दर्पणों के लिए। तीसरा है कॉन्वेक्स मिरर ओनली, केवल उत्तल दर्पणों के लिए। चौथा है ऑल रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस, यानी सभी परावर्तक सतहों के लिए। तो आपसे ये पूछा गया है कि जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है या परावर्तन का नियम है वो किस में बिल्कुल सत्य होता है। तो अगर हम बात करें लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन का नियम जो है हम दर्पणों में पढ़ते हैं, जिसमें हमारे पास दो नियम है। पहला नियम क्या है आपका कि जो आपकी इंसिडेंट रे है यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही नॉर्मल में लाया करते हैं, और जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है यानी अपतन कोण, वो परावर्तन कोण यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। अगर हम बात करें लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आपके दर्पण में होता है। तो चाहे आपका प्लेन मिरर हो, ठीक है, समतल दर्पण हो, चाहे आपका अवतल या उत्तल दर्पण हो, सभी में ये लॉ जो है वो सत्य पाया जाता है। ठीक है, हर जगह इसका ये जो है सत्य होता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, परावर्तन के नियम है, वो सभी परिवर्तक या परावर्तक सतहों पर या ऑल रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस जो है, जितनी भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, चाहे आपका प्लेन मिरर हो, समतल दर्पण हो, अवतल या उत्तल दर्पण हो, कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर हो, सब में ये बिल्कुल सत्य पाया जाता है। तो अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डी, द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड्स ट्रू फॉर ऑल रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यानी उत्तर डी होगा। परावर्तन के नियम सभी परावर्तक सतहों पर लागू होते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है, लिस्ट 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेजेस फॉर्म्ड बाय द प्लेन। समतल दर्पणों द्वारा निर्मित प्रतिबिंब की 4 विशेषताएं बताइए। यानी जो आपका समतल दर्पण या प्लेन मिरर होता है, उसके माध्यम से जो प्रतिबिंब बनता है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, ये आपको बताना। तो अगर हम बात करें समतल दर्पण की, प्लेन मिरर की, तो आप कुछ इस तरीके से ड्रॉ करते हो। इसकी जो सामने वाली सतह है वो चिकनी होती है और चमकीली होती है, यानी वो क्या करती है, जो भी उस पर रेस पड़ती है, जो भी किरणें पड़ती है, उसको वो रिफ्लेक्ट करती है यानी परावर्तित करती है। अब ये प्लेन मिरर है, इसके सामने मान लीजिए कोई एक वस्तु रखी है ए बी, ठीक है, ए बी वस्तु रखी है, तो इसका क्या होगा, यहाँ पे इसकी क्या बनेगी, इमेज बनेगी। क्या बनेगी, इस दर्पण के पीछे इसकी इमेज बनेगी। ठीक है, हम इसे ए डैश ओ डैश मान लेते हैं। तो ये इसके दर्पण के पीछे इसकी क्या बनेगी, इमेज बनेगी। अब अगर हम बात करें समतल दर्पण की, तो इस केस में जो आपका प्रतिबिंब होता है वो हमेशा हमें दर्पण के पीछे प्राप्त होता है, यानी जो प्रतिबिंब होगा वो वर्चुअल होगा यानी आभासी होगा। कैसा होगा, पहली क्वालिटी क्या है कि ये आभासी होगा। क्यों होगा आभासी, क्योंकि ये हमें पर्दे पे प्राप्त नहीं होता है, किसी भी प्रकार की स्क्रीन पे प्राप्त नहीं होता, बल्कि ये दर्पण के पीछे हमें प्राप्त होता है। दूसरी क्वालिटी क्या है इसकी, दूसरी क्वालिटी है इसकी कि जितने आगे आप वस्तु रखेंगे, यानी दर्पण के जितने आगे हमारी वस्तु रहेगी, उतनी ही दूरी पर दर्पण के पीछे वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। यानी क्या होगा, सेम डिस्टेंस रहेगी। ठीक है, यानी दूरी क्या रहेगी, प्रतिबिंब की वही दूरी होगी
ठीक है, सेम डिस्टेंस, यस, ठीक है, सेम डिस्टेंस पे होगा। जैसे कि अगर आपकी जो वस्तु है आपने 2 जो है मीटर की दूरी पर रखी है, तो दर्पण के पीछे भी 2 मीटर की दूरी पर ही आपको प्रतिबिंब प्राप्त होगा। इसके बाद हमारा जो प्रतिबिंब होगा वो हमें सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होगा। सीधा प्रतिबिंब यानी इरेक्ट इमेज, ठीक है। प्रतिबिंब कैसा होगा? सीधा होगा। ए बी है तो ए बी अगर आपका वस्तु है तो उतने ही साइज का और उसी तरीके से, जैसे अगर वो सीधा है तो वैसे ही आपको जो है इमेज मिलेगी। नेक्स्ट, लेटरली इन्वर्टेड होता है। लेटरल इन्वर्जन आपको देखने के लिए मिलता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो वस्तु का बायां साइड होगा वो आपको जो प्रतिबिंब है उसमें दाहिनी ओर दिखाई देगा, वहीं जो वस्तु का दाहिना साइड होगा वो आपको इमेज में बाईं ओर दिखाई देगा, यानी लेटरली इन्वर्टेड होगा। उतनी ही साइज का होगा जितना वस्तु का साइज है, यानी सेम साइज, या वस्तु के आकार का। ठीक है, तो ये इसकी कुछ क्या है, प्रॉपर्टीज है। यहाँ पे आपको इनमें से कोई भी 4 प्रॉपर्टीज लिखनी है, कोई भी 4 विशेषताएं लिखनी है। तो आप इसका आंसर कुछ इस प्रकार लिखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर आर, यानी समतल दर्पण के द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की विशेषताएं। पहला है इमेज डिस्टेंस इज सेम एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यानी प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है, किसकी दूरी? प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी वस्तु की दूरी के समान होती है। अगला है इमेज फॉर्म इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, जो प्रतिबिंब बनती है, ठीक है, बनी छवि या जो प्रतिबिंब है वो आभासी और सीधा होता है, ठीक है। प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी और सीधा। अगला है इमेज फॉर्म इज ऑफ द सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी जो प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु के आकार के समान होता है। जो प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, जो प्रतिबिंब है वो कैसा होगा? वस्तु के आकार के समान। चौथा है इमेज फॉर्म्ड इज लेटरली इन्वर्टेड, लेफ्ट अपीयर्स राइट एंड राइट अपीयर्स लेफ्ट। प्रतिबिंब गठित पार्श्विक रूप से उल्टा होता है, ठीक है, यानी बायां दाएं दिखाई देता है, दायां बाईं ओर दिखाई देता है। तो इस तरीके से आप जो है इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। ये आपका क्वेश्चन सेकंड है, ठीक है, और ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आपके एग्जाम्स में आया हुआ है। नेक्स्ट है आपका स्टेट द 2 लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, जो आपके रिफ्लेक्शन है, परावर्तन है, परावर्तन के 2 नियम बताइए। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम बताइए। अब जैसे कि आप जानते हैं जब भी हम परावर्तन के नियम की बात करते हैं तो आप इस प्रकार से डायग्राम भी बनाएंगे, ठीक है। तो आपका डायग्राम इस तरीके से बनाएंगे, आरेख बनाएंगे। अब पहला नियम क्या कहता है? ये क्या है? आपकी अपतित किरण। ये है आपकी परावर्तित किरण। ये आपका एंगल आई और ये आपका एंगल आर, ठीक है। तो पहला नियम क्या कह रहा है? पहला नियम ये कह रहा है कि जो आपका इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल है यानी अभिलंब है, ये क्या है? आपका अभिलंब है। ये सब एक ही तल पे होते हैं, एक ही पृष्ठ पे होते हैं। दूसरा बोलता है कि जो एंगल आई है यानी अपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होता है। और जो आपका अपतन कोण कौन सा होता है? जो कि अपतित किरण अभिलंब के साथ बनाता है यानी एंगल आई।
इसी प्रकार से अगर हम परावर्तन कोण की बात करें तो परावर्तन कोण वह कोण होता है जो परावर्तित किरण अभिलंब के साथ बनाती है। ठीक है, तो इसका आंसर आप इस तरीके से लिखेंगे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट स्टेट्स दैट द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब परावर्तन का नियम क्या कहता है? पहला कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है यानी अपतन कोण है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। The incident ray, reflected ray and the normal to the mirror or at the point of incidence all lie in the same place. अपतित किरण, परावर्तित किरण और अपतन बिंदु पर दर्पण का अभिलंब सभी एक ही तल पर होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं, अभिलंब, अपतित कोण, अपतित किरण और परावर्तित किरण तीनों कहाँ पे है? एक ही सतह पर है, एक ही तल पर। ठीक है, तो ये आपका क्या है? थर्ड क्वेश्चन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आपका अगला प्रश्न है, अ रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग इन एयर। आपका अगला क्वेश्चन है, अ रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग इन एयर एंटर्स ऑब्लिकली इनटू वाटर। यानी एक प्रकाश की किरण है, ठीक है, प्रकाश की किरण है, वो तिरछा पानी में पड़ती है, इस तरीके से पड़ती है। Does the light ray bend towards the normal or away from the normal? तो आपको बताना है कि जो ये प्रकाश की किरण है, ठीक है, ये अभिलंब की तरफ मुड़ेगी या फिर अभिलंब से दूर मुड़ेगी, और क्यों मुड़ेगी ये आपको बताना है। हवा में यात्रा करती हुई प्रकाश की एक किरण पानी में तिरछा प्रवेश करती है। क्या प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुकती है या अभिलंब से दूर, और क्यों? ठीक है, अब आप ये जानते हैं कि जो प्रकाश की किरण है वो कहाँ पे चल रही है? एयर में, यानी वायु या हवा में। ठीक है, हवा में ट्रैवल करते करते वो कहाँ चली जाती है? पानी में। ठीक है, पानी में चली जाती है, वाटर में या जल जो जिसे आप कहते हैं। अब यहाँ पे ये पहुंची, ठीक है, यहाँ पे पहुंची तो क्या होगा? अब आप देख सकते हैं कि जो प्रकाश की किरण है वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम की तरफ जा रही है। ठीक है, और एयर कैसा है? रेयरर मीडियम। कैसा है? रेयरर मीडियम यानी विरल माध्यम। वही पानी कैसा माध्यम है? पानी जो है वो आपका सघन माध्यम है यानी डेंसर मीडियम है। ये ऑप्टिकली रेयरर है, ये ऑप्टिकली डेंसर। अब जैसे कि आपने पढ़ा है कि जब भी प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम की ओर जाती है तो क्या होता है? अगर वो रेयरर से डेंसर मीडियम की तरफ जा रही है यानी विरल माध्यम से सघन माध्यम की तरफ जा रही है तो उसकी जो स्पीड है, उसकी जो चाल है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। चाल कम होने के कारण वो क्या करती है? अपने पथ से मुड़ जाती है, और इसी फिनोमेना को, इसी परिघटना को हम रिफ्रैक्शन कहते हैं यानी अपवर्तन कहते हैं। अब जैसे कि आप जानते हैं कि जो आपकी प्रकाश की किरण है वो विरल माध्यम से सघन माध्यम की तरफ जा रही है, यानी रेयरर मीडियम से कहाँ जा रही है? डेंसर मीडियम की तरफ। तो क्या होगा? उसकी स्पीड में चेंज होगा और वो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी। ठीक है, नॉर्मल की तरफ या अभिलंब की तरफ इस तरीके से मुड़ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से मुड़ जाएगी। अब क्यों मुड़ी है? क्योंकि ये विरल से डेंसर या विरल से सघन माध्यम की तरफ जा रही है, रेयरर से डेंसर मीडियम की तरफ जा रही है, और इसकी जो स्पीड है, इसकी जो चाल है उसमें कमी आई है, यानी इसकी चाल जो है पानी में कम हो गई है, इसलिए वो इस तरीके से, इसलिए वो क्या हुआ? इसलिए वो इस तरीके से जो है अभिलंब की तरफ मुड़। और ये क्या है? आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये अपतन कोण है आप जानते हैं, और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, यानी ये आपका अपतन कोण है, ये आपका अपवर्तन कोण है, और ये क्या है? एंगल आई आपका अपतन कोण। ठीक है, तो ये इस तरीके से है। और क्यों झुकती है? क्योंकि ये रेयरर से डेंसर मीडियम की तरफ जा रही है।
The light ray bend towards the normal because the ray of light goes from rarer medium to a denser medium. प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुकती है क्योंकि प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है। यानी प्रकाश की किरण क्यों मुड़ रही है? क्योंकि वो विरल से सघन में जाती है। अगर इसका उल्टा हो जाए यानी सघन से विरल माध्यम की तरफ अगर प्रकाश की किरण जाए तो क्या होगा? तो फिर अभिलंब से दूर झुकेगी, यानी जो आपकी प्रकाश की किरण है वो अभिलंब से दूर मुड़ जाएगी। ठीक है, अब आपका अगला प्रश्न है, लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास। प्रकाश जो है हवा से कांच की तरफ जो है चलता है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक जो है 1.50 है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास? आपसे पूछा गया है कि ग्लास में, कांच में प्रकाश की जो स्पीड है, चाल है, वो कितनी है। और जो आपकी प्रकाश की जो स्पीड दी गई है वैक्यूम में वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड दी गई। ठीक है, तो अब प्रकाश हवा से कांच में प्रवेश करता है जिसका अपवर्तनांक 1.50 है। कांच में प्रकाश की गति क्या है? निर्वात में प्रकाश की गति 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, अब ये आपको दिया गया है। अब सबसे पहली बात कि जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो निर्वात में और एयर में एक ही होती है, एक ही मान, ठीक है, एक ही होती है जो कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे आपके पास स्पीड ऑफ लाइट दी गई है, c का मान दिया गया है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसके साथ साथ आपको अपवर्तनांक दिया गया है। ठीक है, अपवर्तनांक दिया गया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसे आप n या म्यू से रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1.5। अब आप ये जानते हैं कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसका फॉर्मूला होता है C/V। ठीक है, यहाँ पे जो V है वो हमने ग्लास में प्रकाश की चाल ली। ठीक है, यानी कांच में प्रकाश की जो चाल है उसे हमने V लिया है, तो आप इसे इस तरीके से लिखेंगे। n का मान कितना है? 1.50 इक्वल्स टू C कितना है? 3 × 10⁸ अपॉन V। V इधर आ गया 3 × 10⁸ अपॉन 1.50। पॉइंट हटाया, 2 जीरो आपका यहाँ लग गया। आपको पता होगा कि जितने पॉइंट से पहले जितने नंबर से आगे पॉइंट होता है, जब हम पॉइंट को हटाते हैं तो जितने उसके बाद नंबर होते हैं उतने हम ऊपर की जो वैल्यू होती है उसमें 0 लगा देते हैं। अब ये 0 से 0 कैंसिल हो गया। 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड जो है कांच में प्रकाश या लाइट की जो है स्पीड। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को करना है। अब आपका अगला प्रश्न है, यू आर गिवन कैरोसिन, टर्पेंटाइन एंड वाटर, इन विच ऑफ दीज डज द लाइट ट्रैवल फास्टेस्ट। तुम्हें या आपको मिट्टी का तेल, तारपीन और पानी दिया गया, इनमें से किसमें प्रकाश सबसे तेज गति से चलेगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें कैरोसिन यानी मिट्टी का तेल, तारपीन और पानी, इन तीनों का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो अलग अलग होता है, आप जानते हैं, और इन तीनों में सबसे कम पानी का है। आप देख सकते हैं कि कैरोसिन यानी मिट्टी के तेल का 1.44 है, तारपीन का 1.47 है और पानी का 1.33 है। ठीक है, अब इनमें से सबसे कम अपवर्तनांक या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका पानी का है। ठीक है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है उसमें प्रकाश की गति ज्यादा होती है, वहीं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है उसमें प्रकाश की गति कम होती है। क्योंकि इससे क्या पता चलता है कि वो जो आपने पदार्थ लिया है, जो भी लिक्विड है, चाहे वो पानी है, तारपीन है या कोई भी तेल है, अपवर्तनांक से उसका ये पता चलता है कि वो रेयरर है या डेंसर है, यानी वो सघन माध्यम है या विरल माध्यम। ठीक है, और उसका कंपैरिजन किया जाता है किससे?
आपका, आप जानते हो एयर से किया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें ये पता चलता है। अब इन तीनों में आप देख सकते हैं कि जो केरोसिन है, मट्टी का तेल है, उसका अपवर्तनांक 1.44 है, वहीं तारपीन के तेल का 1.47 और पानी का 1.33। सबसे कम किसका है? पानी का है, यानी पानी का जो अपवर्तनांक है वो कम है, इसलिए इसमें जो प्रकाश है वो ज्यादा तेज से चले, उसकी गति ज्यादा हो, क्योंकि इसका अपवर्तनांक कम है, ठीक है। बिकॉज वाटर हैज द लोएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, therefore light travels fastest in this optically rarer medium than kerosene and turpentine oil। क्योंकि पानी का अपवर्तनांक सबसे कम होता है, इसलिए इस प्रकाशिक रूप से दुर्लभ माध्यम में प्रकाश मिट्टी के तेल और तारपीन के तेल की तुलना में सबसे तेज गति से चलता है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट है आपका, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट? हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है। इस कथन का क्या अर्थ है, ये आपसे पूछा गया, यानी आपको क्या क्या दिया गया है, आपको जो है डायमंड का या हीरे का अपवर्तनांक दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इससे इसका मतलब क्या। अब अगर हम इसके बारे में कहें कि इसका 2.42 है, इसका मतलब क्या है कि जो प्रकाश की जो स्पीड होगी डायमंड में वो कम होगी। क्यों होगी? क्योंकि इसका अपवर्तनांक ज्यादा है। इसका अर्थ ये है कि ये कैसा है, एक डेंसर मीडियम है, ठीक है। ये कैसा मीडियम है? एक सघन माध्यम, ठीक है। By saying that the refractive index of diamond is 2.42, we mean that the speed of light in diamond is lower by a factor of 2.42 relative to that in vacuum। यह कहने से कि हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, हमारा तात्पर्य यह है कि हीरे में प्रकाश की गति निर्वात की तुलना में 2.42 गुना कम है, ठीक है। तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस हमने आज डिस्कस किए। अब नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है डिफाइन वन डायप्टर ऑफ पावर ऑफ लेंस, ठीक है। एक लेंस का जो वन डायप्टर है उसे आपको परिभाषित करना, ठीक है। अब जैसे कि आप जानते हैं कि जो आपका पावर होता है, पावर का मतलब क्या होता है, लेंस की क्षमता का मतलब क्या होता है कि लेंस कितना जो उस पर पड़ने वाली जो किरण है उसे कन्वर्ज या डाइवर्ज कर सकती है, यानी एक बिंदु पे मिला सकती है या जो है उसको डाइवर्ज या बिखेर सकती है, यानी अपसरित कर सकती है या अभिसरित कर सकती है, ठीक है। तो ये आपका पावर है। अगर हम पावर की यूनिट की बात करें तो पावर की यूनिट क्या होती है? डायप्टर होती है, ठीक है। और आप ये जानते हैं कि पावर क्या होता है? P इक्वल्स टू 1/f। यहाँ पे जो f है वो क्या है? फोकल लंबाई है, और वो भी किसमें है? मीटर, ठीक है। तो अब हम अगर वन डायप्टर को डिफाइन करें तो एक डायप्टर क्या होता है? एक डायप्टर जो है वो ऐसे लेंस की पावर है, ऐसे लेंस की पावर है जिसका फोकल लेंथ 1 मीटर है, जिसकी फोकल लंबाई 1 मीटर, ठीक है। एक डायप्टर क्या है? एक डायप्टर ऐसे लेंस का पावर है जिसकी फोकल लंबाई 1 मीटर है। तो आप इसका आंसर इस तरीके से लिखेंगे, वन डायप्टर इज द पावर ऑफ अ लेंस whose focal length is 1 मीटर। एक डायप्टर एक लेंस की क्षमता है जिसकी, एक ऐसे लेंस की क्षमता है जिसकी फोकल लंबाई 1 मीटर है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया? वन डायप्टर की परिभाषा, एक डायप्टर की परिभाषा। तो बच्चों आज हमने जो आपका क्लास 10th का जो आपके चैप्टर्स डिस्कस किए उसके कुछ क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए, ठीक है। जितने हमने चैप्टर्स अभी पढ़े थे, रिवाइज किए थे, उनके कुछ क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए। आई होप आपको ये क्वेश्चंस समझ में आए होंगे, इनके आंसर्स आपको समझ में आए होंगे।
आपको क्या करना है, ये जो क्वेश्चंस हैं उन्हें रिवाइज करना है। इसके साथ साथ जो आपकी एनसीईआरटी की बुक के जितने भी आपके टेक्स्ट के क्वेश्चन हैं, चाहे आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन हो या फिर इंडेक्स के क्वेश्चन है, उन्हें आपको रिवाइज करना है। ये बेहद इंपॉर्टेंट है। और न्यूमेरिकल्स तो काफी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है क्योंकि न्यूमेरिकल्स आपके आते हैं। तो बच्चों, आपको इस तरीके से पढ़ते रहना है, रिवाइज करते रहना है। रिवीजन बहुत जरूरी है, तभी आपको चीजें आपके दिमाग में रहेंगी, आप अच्छे से उसे याद करके रखेंगे। ठीक है, तो आपको पढ़ते रहना है, जितना भी आपको पढ़ाया गया है साइंस में बेसिकली सब आपको अच्छे से पढ़ते रहना है, रिवाइज करते रहना है। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।